आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी ए के मॉडल सेट 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे पहले मैंने आपको हिंदी ए के सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और ऐसे तो क्लास 10th की मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर हर एक चीज को देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो हमारे पास जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, पैसेज है। आप क्या करिएगा, यहां से लेकर यहां तक इस पैसेज को पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा पैसेज है, पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको पैसेज को नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय का बचत हो, आपका समय बर्बाद ना हो। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, यहाँ पर ये जो पैसेज ही क्या है, यहाँ पर चौपाल के बारे में बताया जा रहा है। चौपाल क्या होता था, जो चबूतरा होता था, क्या होता था, देखिए बात को समझिए। पहले के टाइम में क्या होता था, पेड़ के साइड में क्या बनाया जाता था, गोल टाइप का बैठने का बनाया जाता था। वहां पर हर एक कोई आदमी बैठते थे, मतलब गप सप करते थे, सुख दुख का बातें करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया, कोई अगर फ्री बैठा तो वो मोबाइल में सर्फिंग करेगा, मोबाइल में चैटिंग करेगा, तो ये सब चीज होता है। लेकिन पहले के टाइम में एक मतलब अलग ही मजा था। तो वही चीज यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि चौपाल का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था, मतलब चौपाल का जीवन किस प्रकार का था पहले के टाइम में। तो चौपाल पर बहुत ही अच्छा माहौल हुआ करता था, मतलब वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था। सभी लोग एक साथ बैठकर गप्पे हाँकते थे तथा हंसी मजाक करते थे। सभी लोग क्या करते थे, मतलब वहां पर बैठकर गपशप करते थे, हंसी मजाक करते थे। वहां पर बैठकर लोग एक दूसरे की दुख दर्द बांटा करते थे। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पेड़ कटने का क्या दुष्परिणाम हुआ। वहां पर देखिए चौपाल में जो पेड़ था, पेड़ को काट दिया जाता है। जब पेड़ को काट दिया जाता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब पेड़ को काट दिया जाता है तो पेड़ काटने से लोग अब वहां पर बैठ नहीं पाते थे, एक दूसरे से बात करके हंसी मजाक नहीं कर पाते थे। उनके मन की बात उनके मन में ही दबकर रह गई थी। सब कुछ बिखर गया था, कबूतर भी कहीं उड़ गए थे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उपयुक्त काव्यांश का एक शीर्षक लिखें। देखिए शीर्षक माने होता है टाइटल, और टाइटल कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का टाइटल मेरा कुछ है, कोई दूसरे यूट्यूबर ने बनाया है उनका टाइटल कुछ और होगा। तो टाइटल कुछ भी हो सकता है। तो टाइटल को आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस शीर्षक का जो टाइटल दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। यहां पर मैंने टाइटल दिया है कि चौपाल का वह पेड़, ठीक है, ये मैंने टाइटल दिया है। आप कुछ अलग भी टाइटल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और यहां से हमारा व्याकरण स्टार्ट हो जाता है। और व्याकरण में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए अथवा का मतलब क्या होता है कि आपको ऊपर में एक क्वेश्चन मिलेगा और नीचे में एक क्वेश्चन मिलेगा, और यहां पर मात्र दोनों में से आपको मात्र एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो केवल ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर दीजिए, और अगर आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो केवल आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन का ही आंसर दीजिए। मतलब यहां पर मात्र आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, दोनों का नहीं देना है। लेकिन यहां पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है क्या है कि विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। मतलब ये जो विस्मयादिबोधक अव्यय होता है किसको बोलते हैं, देखिए बात को समझिए कि विस्मयादिबोधक अव्यय ऐसे वाक्य को कहते हैं जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का भाव आता है। ठीक है, ऐसे ही वाक्यों को क्या बोला जाता है, विस्मयादिबोधक अव्यय बोला जाता है। तो उन वाक्यों को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि वाह क्या छक्का है। जैसे कोई छक्का मार देता था, हम लोग बोलते हैं कि वाह क्या छक्का है। ठीक है, मान के चलिए कोई पानी गंदा है तो छी छी कितना गंदा पानी है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण है। और ये हुआ आपका विस्मयादिबोधक अव्यय का डेफिनेशन। आगे देखिए जो अथवा की जो नीचे दिया गया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहां पर कौन नंबर में है, हवा। यहां पर एक खाली स्थान है, बह रही है। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि हवा जो है वह धीरे धीरे बह रही है। यहां पर हम लोग धीरे धीरे भर देंगे, ये हो जाएगा।
ख नंबर में दिया है कि अच्छे चरित्र, यहाँ पर खाली स्थान है, जीवन निरर्थक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अच्छे चरित्र के बिना, अच्छे चरित्र के बिना, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखिएगा कि अच्छे चरित्र के बिना जीवन निरर्थक है। तो यहाँ पर के बिना आप लोग भरिएगा, एकदम आपका सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होता है, द्विगु, द्विगु में क्या है, गौ है, और गौ से आपका होता है गिनती, यानी द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण रहते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और अन्य सभी पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करवाते हो, उन वाक्यों को द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिभुज हो गया, पंचतंत्र हो गया, नवरंगी हो गया इत्यादि। त्रिभुज में 3 है, पंचभुज में 5 है, 9 में 9 है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि दाल रोटी का समास विग्रह करें और समास का नाम लिखें। तो दाल रोटी का जो समास विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दाल और रोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाल और रोटी हो जाएगा। समास का नाम हो जाएगा, जब भी इस प्रकार से डैश रहेगा तो इसको बोला जाता है द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। ये कौन समास में जाएगा, तो द्वंद्व समास में जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहां से हमारे स्टार्ट हो जाता है किताब का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। यहां पर ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को मैंने आपको सेट 1 में भी बताया है, ठीक है। सेट 1 में भी यही क्वेश्चन दिया गया था। तो यहां पर मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर बताने वाला हूं। तो कठिन यथार्थ को पूजने से कवि का अभिप्राय है कि जीवन की सच्चाई तुम्हारे सामने है, वह सुख हो या दुख हो, मनुष्य को उसी के साथ जीना चाहिए। ये हो गया इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। क्या है इसका मतलब, बात को समझिए कि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान में मां बेटी को यह सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, अर्थात वह अपनी बेटी को अबला या कमजोर न बनने की सीख दे रही है। मतलब माँ मतलब क्या चाहती है कि वो जो अपना बेटी है, अपनी बेटी को यही सीख देती है कि अबला बनकर मत रहो। आजकल का जो दुनिया है बहुत ही बेदर्दी है, यहाँ पर लड़कियों का शोषण किया जाता है, लड़कियों को सताया जाता है, ससुराल में सताया जाता है, इसलिए माँ पहले से उनको सतर्क कर देती है। अर्थात इस प्रकार से आप यहाँ पर एक दे दीजिएगा, ठीक है। यह समाज लड़की को दुर्बल मानकर उसका शोषण करने लगता है, उसे सजावट की वस्तु समझ लिया जाता है। अनेक पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की चक्की में कन्या का जीवन पीस कर रह जाता है। अतः मां उसे सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी कन्या अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहकर हर जिम्मेदारी का सामना करने के लिए सबल बने, इसलिए मां ऐसा कहती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका होने वाला है, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, नीचे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। क्या है ऊपर वाला क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। तो देखिए जो मतलब उन दोनों के बीच जो भी टकराहट था मतलब विचार के अकॉर्डिंग, तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 क्या है कि लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु ये स्त्रियों का दायरा 4 दीवार के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। देखिए जो लेखिका के जो पिता थे ना, उनका मतलब मकसद ये था कि स्त्री शिक्षा ग्रहण करे, कोई मतलब उनको इशू नहीं है, लेकिन 4 दीवारी के भीतर रहकर, यानी कि घर में रहकर। लेकिन लेखिका जो थी एकदम खुले विचार वाली थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी। देखिए जो मतलब यहाँ पर लेखिका के जो पिता है वो चाहते थे कि मतलब जो लेखिका है उनका शादी बहुत ही जल्द करा देंगे, लेकिन लेखिका ऐसी नहीं चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। पिताजी का लेखिका की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसा व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से
उदासीन रहा करता था। तो ये हो गया सर इस क्वेश्चन का आंसर, लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया। यहाँ पर प्रयत्न होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रयत्न किए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये मैंने आपको सेट 1 में भी बताया था, सेट 1 का ही क्वेश्चन है ये वाला भी। देखिए क्या है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकारों ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया। ठीक है, ये सब काम किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर हमारा सेक्शन यहाँ पर डी है, जो कि हमारा रचना का पोर्शन है। देखिए यहाँ पर जैसे कि 2 क्वेश्चन है, ऊपर में एक है, नीचे में एक है। यहाँ पर अथवा दिया है, यानी आप या तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर। और देखिए वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द, जहां पर आप लोगों को बताया जाएगा कि लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है, विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है, हर एक चीज को बताया जाएगा। ठीक है सर, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है कि अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को पत्र लिखें। आप लोग जो पत्र लिखेंगे कहां से लिखेंगे, परीक्षा भवन से लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने परीक्षा भवन लिख दिया है। जो भी दिनांक होगा दिनांक दे दीजिएगा। फिर ये मित्र मनोहर, आपका जो भी दोस्त का नाम होगा लिख दीजिएगा। नमस्कार, तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। देखिए अगर मान के चलिए फोन में अगर अपने दोस्त के साथ बात करना है तो आप लोग कैसे बात करेंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे कैसे हो, पूछते हैं हम लोग। फिर देखिए शादी ब्याह के बारे में यहाँ पर जैसे बातचीत करना है तो जो भी आपका दोस्त होगा आप उनको इन्वाइट करिएगा कि अरे मेरा इतना तारीख को फलना तारीख को मेरा भाई का शादी है, बाराती यहाँ जाएंगे, तुमको आना पड़ेगा, घर वाला को भी लेके आना, गिफ्ट भी लेके आना है। ठीक है, तो जो भी होगा ये सब हम लोग बातचीत करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या है कि तुम्हें यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 जुलाई को होना निश्चित हुआ। बारात बोकारो से धनबाद जाएगी। धनबाद बस स्टैंड के निकट बड़टाड़ मोहल्ले में कन्या के पिता का भव्य मकान है। बारात वहीं एक धर्मशाला में टिकेगी। उस समय तो ग्रीष्मावकाश होगा। तुम 12 जुलाई को ही मेरे यहाँ पहुंच जाना। 15 जुलाई को शादी है, 12 जुलाई को आ जाओ। 3 दिन बहुत मौज मस्ती करेंगे। अपने आने की सूचना टेलीफोन द्वारा अवश्य देना। इस अवसर पर तुमसे मिलकर एवं कुछ दिनों तक ग्रीष्मावकाश है साथ व्यतीत करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम्हारा अभिन्न मित्र आलोक। ठीक है, ऐसा ही लिखना है सर, कितना सिंपल है देख लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा निबंध का है, यहाँ पर 2 निबंध दिया गया है। एक है आपका कंप्यूटर और एक है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो नीचे वाला दिया गया है नीचे वाला को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रदूषण वाला देखेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं भूमिका। तो विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मृदा प्रदूषण भी हो जाता है। तो सर यहाँ पर देखिए जैसे कि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध वायु भी मिल जाता है, लगभग शुद्ध जल भी मिल जाता है, खाने का भी जो सामान है शुद्ध मिल जाता है, वातावरण भी शांत मिल जाता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में या फिर छोटे छोटे शहरों में भी ये सब चीज सही ढंग से नहीं मिल पाते हैं। आगे देखिए, आगे आपको यहां पर क्या लिखना है। प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, तो महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहां 24 घंटे कल कारखानाओं का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र छत से उतारने जाती है तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती है। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं और असाध्य रोगों को जन्म देते हैं। यह समस्या वहां अधिक होती है। वहां सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण देखिए तो कल कारखानों का जो दूषित जल होता है वह नदी नालों में मिलाकर मतलब भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। फिर आपका ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चील-पौ, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषण के कारण, तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। फिर आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे क्या है,
कि प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। आजकल के टाइम में न सही समय पर वर्षा हो रही है, न सही सही समय पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आगे दुष्परिणाम देखिए इसका क्या इफेक्ट है कि उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मारे गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा होती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हरियाली अधिक हो। सड़कों के किनारे घने घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। तो ये हुआ प्रदूषण पर निबंध। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक विज्ञापन लिखना है, किस पर? तो हर्बल टूथपेस्ट पर। ठीक है, तो स्वस्थ दांतों के लिए हर्बल दंत कांति टूथपेस्ट। दंत कांति टूथपेस्ट के लाभ क्या है कि दांतों मसूड़ों को स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबी उम्र और असरदार सुरक्षा, पायरिया मसूड़ों में सूजन आदि को दूर करने में लाभदायक, दांतों को कीटाणुओं से लड़ने की दे ताकत। ठीक है, प्रदूषण माने एडवर्टाइजमेंट। आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है वैसे आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये था हमारा सर मतलब ये जो आपका मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करेंगे और बहुत ही जल्द आपको 5 सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।